हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास हम लोगों ने अकाउंट्स का बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें स्टार्ट किया था हमने वर्ड अकाउंटिंग से। कि सिंपली हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा कि किसी भी बिजनेस या एसोसिएशंस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो अकाउंटिंग कहलाता है। हाँ, ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, तो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने बात की कि सर रिकॉर्ड कैसे किया जाए। तो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अकाउंटिंग सिस्टम की बात की, जिसमें हमने कौन से सिस्टम को फॉलो करना है, तो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चले तो उसका मानना है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू साइड, और वो दोनों साइड को रिकॉर्ड करता है, और इसीलिए इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर उस टू साइड्स का नामकरण किया गया। बताइए कौन कौन है वो दो साइड। द फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट। हाँ जी, ये चीजें हमने कहा था अच्छे से पढ़ के आइएगा, और चीजें मेमोराइज भी होनी चाहिए। होपली आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। तो चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल, हमारा जो मेन सवाल है वो ये है कि सर ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, और वो कहता है कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो, एक का नाम डेबिट रखो, एक का नाम क्रेडिट। तो सर किससे डेबिट करे और किसे क्रेडिट करे, ये एक बड़ा सवाल है, जिसे जानने के पहले हमें जानना होगा कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। जैसे हमने बात की थी लास्ट क्लास कि जो भी आपके वर्ड अकाउंट्स में इन्वॉल्व होते हैं उसके आगे एक वर्ड अकाउंट चिपक जाता है, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये जो भी अकाउंट्स है उस अकाउंट्स को कैटेगराइज किया गया है। आइए जरा उसी कैटेगराइजेशन और टाइप्स की बात आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आइए कॉपी खोलिए, देखिए हेडिंग डाल रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए अकाउंट्स की टाइप्स की बात करें तो फर्स्टली वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नोट भी करते चलेंगे। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट and the next one is impersonal account. There are two types of account. The first one is personal account and second one is impersonal account. Further, impersonal account divided in two parts. One is real account and other is nominal account. तो देखिए सबसे पहले हमने कहा अकाउंट्स के टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो कुछ ये होता है कि अकाउंट सच पूछिए तो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल भी फर्दर दो भाग में बट गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। और इसीलिए बहुत से बुक्स में या बहुत से मेरिटोरियस पर्सन ने डायरेक्टली कह दिया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, वो भी सही है। और कुछ लोगों ने बिल्कुल सिक्वल में बाइफरगेट किया है कि यानी फर्स्टली दो भाग में बटा, पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल फर्दर दो भाग में बटा, रियल और नॉमिनल। लेकिन दोनों तरीके से देखा जाए तो बताइए अकाउंट्स कितने कैटेगरी में बटा, तो तीन कैटेगरी में। कौन कौन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है जी, अब इसी को टर्न बाय टर्न हम लोगों ने डिटेल जानना है, तो पहले फटाफट नोट कर लेंगे।
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को, दो टाइप्स में बटा, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में बटा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड पर्सनल अकाउंट की। तो हेडिंग डालें, फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट। देखिए बहुत कुछ मीनिंग तो उसके नाम में ही छुपा होता है। अगर ध्यान से देखें तो कहता है पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन जैसे हम आप जैसे पर्सन में राम श्याम मोहन आनंद एक्सेट्रा। कहता पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होगा वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। हाँ लेकिन आपके अकाउंट्स में, आपके कॉमर्स में ही वर्ड पर्सन को अगर देखा जाए तो थोड़ा वाइडली ट्रीट किया गया है। पर्सन में केवल हम आप जैसे पर्सन ही नहीं होते, इसके साथ साथ कोई एसोसिएशन हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, बैंक हो, इन सब को पर्सन कैटेगरी में लिया गया है। ये सब पर्सन है एज पर अकाउंट्स। अकाउंट्स की नजर में अगर देखें तो कोई व्यक्ति हम आप जैसे पर्सन, एज वेल एज कोई फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, बैंक, ये सब आपके किस वर्ड में आपके कवर हो जाते हैं, वर्ड पर्सन में। तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो सब बताइए कौन सा अकाउंट्स होगा, वो सब पर्सनल अकाउंट होगा। तो लिख लीजिए दो लाइन लिख के, an account which related to any पर्सन। तो देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड तो ये पर्सन, लेकिन साथ ही साथ पर्सन, एसोसिएशन, फर्म, कंपनी या बैंक, इनमें से किसी से रिलेटेड हो। An account which related to any person, association, firm, company, bank। तो ये तो सिर्फ हमने मीनिंग क्लियर करने के लिए वर्ड डाला। अकाउंट में तो सर ये सारे वर्ड को पर्सन में ही कवर किया जाता है, तो इसमें शॉर्टली लिख सकता था केवल पर्सन, लेकिन थोड़ा अभी नई नई बात है इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। पर्सन में इंक्लूड है एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, बैंक, तो ये सब पर्सन वर्ड में इंक्लूड है। इसलिए कहता है इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट होंगे is called पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग, सिंपल मीनिंग है an account which related to any person is called पर्सनल अकाउंट। हाँ, पर्सन को थोड़ा डिफाइन कर दिया कि पर्सन में इंक्लूड है एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, बैंक एक्सेट्रा सब भी। तो देखिए ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का मीनिंग। लेकिन चूंकि पर्सन वर्ड में एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, बैंक जैसे भी इंक्लूड हो गए हैं, तो इसीलिए कहता पर्सनल अकाउंट को भी आप बाइफरगेट कर सकते हैं। तो देखें फर्दर, पर्सनल अकाउंट या इसके आगे जोड़ सकते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। कुछ पर्सनल अकाउंट्स के भी आपके टाइप्स हैं। तो पर्सनल अकाउंट को देखा जाए तो फर्दर पर्सनल अकाउंट तीन भागों में बटा है। नाम लिखेंगे एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ए बटा सी का मतलब समझ लीजिएगा, ये ए बाई सी जो लिखा जा रहा है, वर्ड ए बाई सी का मतलब ही होता है अकाउंट। अकाउंट वर्ड को शॉर्टली ए बाई सी से डिनोट करते हैं, तो ये जान लेंगे ये बात। आगे मैं कई जगह ये वर्ड यूज करूंगा, या आपके अकाउंट्स में वर्ड यूज होता है ए बाई सी, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये अकाउंट वर्ड लिखने का। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक। एंड द लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, फॉर द पर्सनल अकाउंट भी अगर देखा जाए तो तीन भागों में बटा, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। अब आइए जरा देखें, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या और क्यों बटा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि पर्सनल अकाउंट का मतलब ही है वैसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि पर्सन को थोड़ा वाइडली ट्रीट यहां किया गया है, जिसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं किसी एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, बैंक एक्सेट्रा, इन सभी चीजों को। और यही रीजन है कि पर्सनल अकाउंट भी तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सबसे पहले देखिए नेचुरल पर्सनल, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कि अगर कंपैरेटिव बात करें तो नेचुरल वर्सेज अगर आर्टिफिशियल की मैं बात करूं तो नेचुरल का मतलब ही होता है जिसे ऊपर वाले ने बनाया, जिसे ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सन है। जैसे हम, आप जैसे पर्सन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, नोहन, ये सब बताइए कौन, इसे ऊपर वाले नेचुरल पर्सन, रियल में यही पर्सन कहलाते हैं, तो उसे रखा गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। लेकिन वैसे पर्सन जिसको नीचे वाले ने बनाया, लाइक अ बैंक, लाइक कोई कंपनी, फर्म, तो ये सब बताइए, ये नीचे वाले पर्सन ने मिलकर बनाया, तो ये पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल, बनावटी है। नेचुरल जो एकदम ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल होता है, और जिसे नीचे वाले उसको बनाते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल कहलाता है। तो वो पर्सन जिसको नीचे वाले बनाए, लाइक अ फर्म, कंपनी, बैंक, ये सब कौन से पर्सन हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन। समझ आ रही है बात। तो सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि जिसे ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सन, जिसे नीचे वाले ने बनाया वो आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे देखिए, ये देखिए, हाँ जी, क्या आप इसे पहचानते हैं सर? अब आपका कॉमर्स से रिश्ता जुड़ा है और कॉमर्स का सीधा कनेक्शन बिजनेस से होता है, और हमारे इंडिया में इससे बड़े बिजनेसमैन तो कोई है नहीं। कौन है ये? तो दिस इज मुकेश अंबानी। अब देखिए, ये मुकेश अंबानी की मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी को बताइए कौन से अकाउंट में रखे। तो फर्स्टली यू हैव 3 ऑप्शन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले हमने अभी बात की कि पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो कौन से अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट। इसलिए बताइए मुकेश अंबानी कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। उस पर्सनल में भी बताइए इस मुकेश अंबानी जी को किसने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, तो सच पर्सन इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। और इसलिए बताइए ये कौन से पर्सनल अकाउंट है, ये है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो बताइए क्लियर हो रहा है। तो मुकेश अंबानी एक नेचुरल पर्सन है, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखना है हमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक, लेकिन आगे बढ़िए, देखिए इन्हीं के द्वारा बनाई गई ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शायद कभी नाम सुना होगा, वर्ड रिलायंस का तो नाम जरूर सुना होगा, जियो के नाम से ही सुन लिया होगा। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत बड़ी कपड़े की कंपनी है। तो इस कंपनी को बनाने वाले मुकेश अंबानी है, लेकिन मुकेश अंबानी का अलग पर्सन और ये कंपनी का अलग पर्सन। और इसलिए बताइए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। ये भी कौन सी अकाउंट होगी,
पर्सनल अकाउंट होगी। लेकिन बताइए इस पर्सन को किसने बनाया, नीचे वाले ने बनाया, और इसलिए बताइए कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा, ये होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो मुकेश अंबानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट और उनके द्वारा बनाई गई ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बताइए कौन से पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़े, ये देखिए ये कौन है, ये हमारे ऑनरेबल केएसपी सर। अब बताइए केएसपी सर को अगर पूछा जाए कौन से अकाउंट में आएंगे, तो सर पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट। फिर उसके आगे बताइए कौन से अकाउंट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल, तो निश्चित रूप से बताइए इन्हें भी ऊपर वाले ने बनाया, किस अकाउंट्स में आने चाहिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो केएसपी सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। लेकिन फिर आगे बढ़िए, इन्हीं के द्वारा देखिए एक एस्टेब्लिश की गई हमारी एसोसिएशन है, क्लासेज है, केएसपी कॉमर्स क्लासेज, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, वो इसी केएसपी क्लासेज एसोसिएशन के तहत हो रहा है। तो देखिए इसको स्टेबल किया केएसपी सर ने, लेकिन फिर वही बात, केएसपी सर अलग पर्सन और केएसपी कॉमर्स क्लासेज अलग पर्सन। तो ये भी एक आपकी पर्सन है, लेकिन बताइए इसे बनाने वाले नीचे वाले, तो कौन सा पर्सन होगा, नेचुरल या आर्टिफिशियल? ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बताइए समझ आ रहा है कि मुकेश अंबानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उनके द्वारा बनाई गई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। केएसपी सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है वो, ऊपर वाले ने बनाया, और केएसपी सर द्वारा बनाई गई एसोसिएशन केएसपी कॉमर्स क्लासेज वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बट ऑल दीज पर्सनल अकाउंट, ये सारे आएंगे पर्सनल अकाउंट में। ठीक, आगे बढ़े, ये देखिए ये है आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज बैंकिंग कंसर्न है ये। अब बैंक भी एक एसोसिएशन जिसे नीचे वाले ने बनाया है, तो इट इज ऑल्सो कवर इन पर्सनल अकाउंट, ये भी एक पर्सन। लेकिन फिर बताइए नेचुरल में रखे आर्टिफिशियल में रखे, सर निश्चित रूप से इसे नीचे वाले ने बनाया, इसलिए किस में आएगा, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। तो बताइए समझ आ रहा है कि नेचुरल पर्सन में हम लोग कह सकते हैं कि जिसे ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, और जिस पर्सन को नीचे वाले ने बनाया लाइक अ फर्म, कंपनी, बैंक, एसोसिएशन, ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है जी, तो देखिए दो वर्ड तो आपका क्लियर हो रहा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब एक थर्ड कैटेगरी जो लिया गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सच पूछिए तो उसका डिस्कशन अभी थोड़ा अर्लियर हो जाएगा, इसके बारे में अगर देखें तो थोड़ा सा आप मैच्योर्ड हो जाएंगे अकाउंट्स में, तब ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बट हमारी अभी मजबूरी है कि चूंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कवर कर रहे हैं तो हर टाइप्स को थोड़ा जानते चलें। तो आइए जरा उसके बारे में भी हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे आइए देखिए, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका मतलब सिंपली होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यूज, बकाया, बाकी है अभी। सैलरी का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, कई बच्चे का तो एम्बिशन ही होगा कि सर किसी अच्छे कंपनी में जॉब करे, हाई पैकेज, जो हमारी हाई सैलरी हम रिसीव करें। हाँ जी, तो वही सैलरी वर्ड को जान लें। तो देखिए वर्ड सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर केवल सैलरी वर्ड अभी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो वो कवर होता है नॉमिनल अकाउंट में। बट अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी वो सैलरी जो अभी बकाया है। तो देखिए वर्ड सैलरी तो हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि आप इस वर्ड को किसी न किसी पर्सन के बदले में रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे किसी पर्सन पर अगर सैलरी ड्यूज है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक स्टाफ है, हमारे एक एम्प्लॉइज हैं राजेश, उन राजेश को अभी मुझे सैलरी देना है, ड्यूज है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ड्यूज किस पर है, राजेश पर। तो मैं चाहूं तो वर्ड यूज कर सकता हूं कि हाँ ड्यूज राजेश पर, या उसके जगह मैं वर्ड यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट।
या तो मुझे पैसा देना है राजेश को तो मैं वर्ड यूज कर सकता हूं राजेश अकाउंट, और नहीं तो राजेश के बदले में मैं एक वर्ड यूज करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो निश्चित रूप से बकाया सैलरी होगा तो किसी न किसी पर्सन पर ही तो बकाया होगा, तो इसीलिए इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेट करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी। निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा ये अर्लियर हो गया अभी डिस्कशन, बट मजबूरी है, टाइप्स कवर करना है। ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सैलरी ड्यूज है, बकाया है, आउटस्टैंडिंग है किसी न किसी पर्सन का, और इसीलिए उसकी जगह ये वर्ड यूज हो रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका मतलब इट इज कवर अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। ठीक इसी तरह से देखिए एक वर्ड है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या कि ऐसा रेंट जो एडवांस में दे दिया गया है, प्रीपेड यानी पहले ही पेड कर दिया गया। तो बताइए जी, फिर वही बात, अगर मैं सिर्फ रेंट वर्ड को यूज करूंगा तो आगे अभी भी सीखूंगा कि वर्ड रेंट कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट, लेकिन यहां पे मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का मतलब ध्यान से देखिएगा कि फिर आपने एडवांस दिया होगा तो किसी न किसी पर्सन को एडवांस दिया होगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रीपेड रेंट वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और इस कारण से मेरे फ्रेंड ये प्रीपेड रेंट भी कवर होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब आपके कवर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है जी। तो देखिए जी, तीनों अकाउंट्स हमारे क्लियर हो गए जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सॉरी दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बताइए, ये तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो गया। ब्रीफली अगर बात करें तो पर्सन वर्ड से रिलेटेड ये है तो सारे पर्सनल अकाउंट में ही ना, तो ये सारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद अगर आप बाइफर्केशन करना चाहें, थोड़ा डिटेल जाना चाहें, तो पर्सनल अकाउंट का 3 कैटेगरी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। तो आइए देखिए जरा, हम लोग यहां थे टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में। तो देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट में फटाफट कुछ एग्जांपल लिख लें। नेचुरल पर्सन में बताइए क्या आ जाएगा, जैसे राम्स अकाउंट, मुकेश अकाउंट, एक्सेट्रा। कोई भी नाम नेचुरल पर्सन का वो सब नेचुरल पर्सन में आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन में, तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ सकता है, जैसे केएसपी, क्लासेज अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, कोई भी फर्म, कंपनी, ये सब जो भी है, क्योंकि 2 नाम हमने दिखा वही 2 नाम लेके, कोई भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब किस में आ जाएगा, बैंक, वो सब किस में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और ठीक इसी तरह बताइए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या ले सकते हैं, ले सकते जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये सब किस में, ये सब आ जाएगा आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव में फिर कह रहा हूं कि थोड़ा अभी अर्लियर स्टेज में सीख रहे हैं, अभी थोड़ा डिटेल इस पे बात करेंगे, थोड़ा और जब मैच्योर हो जाएंगे वहां पे बात करेंगे। अभी ये सारे टाइप्स कवर हो गए, लेकिन फिर ये सारे बताइए ऑल दीज है तो किस में, ये सब है पर्सनल अकाउंट में।
तो सिंपली आपसे पूछा जाए राम्स अकाउंट, केएसपी क्लासेज अकाउंट, बैंक अकाउंट किस में, तो सिर्फ आप यही बोले कि ये सब पर्सनल अकाउंट है। फिर आगे पूछे कि पर्सनल में भी कौन, तब बताएं कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्टली आपका आंसर किस में होना चाहिए कि दीज आर पर्सनल अकाउंट्स, दैट्स इट। तो क्लियर है, ये आपका पर्सनल अकाउंट। फटाफट नोट करते भी चलेंगे। चलिए, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन बताइए क्या था। हमने कहा था अल्टीमेटली 3 कैटेगरी में बटा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो मैं डायरेक्टली बात करूं, सेकेंड वन रियल अकाउंट। फिर देखिए, जो वर्ड रियल अकाउंट है, सिंपली एक वर्ड, जैसे मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो एक वर्ड जो की वर्ड उसका है वो पर्सन है। पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो सब पर्सनल अकाउंट है। फर्दर हमने कहा अकाउंट्स में वर्ड पर्सन वाइडली यूज किया गया। ठीक उसी तरह अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो इसका कीवर्ड एक वर्ड है, दैट इज असेट्स। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। कोई भी संपत्ति, लाइक आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, मॉनिटर, कैश, ये सब क्या है आपका, कोई मशीनरी, ये सब आपके असेट्स हैं, संपत्ति है। लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपके असेट्स हैं। तो असेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो सारे आएंगे रियल अकाउंट में। जैसे कि पर्सन से रिलेटेड सब पर्सनल में चले जाएंगे, और कोई भी अकाउंट विच रिलेटेड टू असेट्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट, लाइक अ बिल्डिंग अकाउंट, लाइक अ मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लिखें, एन अकाउंट, बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करें। आप विच रिलेटेड टू असेट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड फिर क्या हुआ, असेट्स। ध्यान रखिए, असेट्स का मतलब क्या है, संपत्ति। क्या है, संपत्ति। नॉलेज के लिए हमने बता दिया संपत्ति। ये लाइन से हटा लो, नहीं तो बच्चा कहेगा सर अंग्रेजी में हिंदी कहाँ से आ गई। कुछ बच्चों को एलर्जी होती है। मैंने फिर कहा है कि जानने के लिए जरूरी है कुछ वर्ड को जानना। मैं अलग से लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है संपत्ति। ठीक, तो एन अकाउंट विच रिलेटेड टू असेट्स टॉमा इज कॉल्ड रियल अकाउंट। बस इतनी सी बात। An account which related to assets is called real account. For example, लिखें, एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान से पहले नोट करेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, कुछ और वर्ड लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट, ध्यान से नोट करते चलिएगा, कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, एक्सेट्रा। ये कुछ हमने एग्जांपल्स दिए आपको रियल अकाउंट के। अब इसमें फिर देखिए, कुछ तो आपके जाने पहचाने वर्ड होंगे और कुछ नए नए वर्ड भी देखने को मिलने होंगे। तो आइए पहले नोट कर लीजिए इसको। अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब सिंपल, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू असेट्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश सबसे बड़ा असेट्स होता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये कुछ नए वर्ड है, अभी हम लोग सीखेंगे।
तो देखिए रियल अकाउंट का ये मतलब तो क्लियर, कोई भी एसेट से रिलेटेड, एसेट्स का मतलब होपली समझ आ रहा होगा। लेकिन सर इसमें कुछ एसेट्स जाने पहचाने लग रहे हैं, पर कुछ नई नई बात लग रही है, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये थोड़ा सा नया नया लग रहा है। चलो अभी सब की बात करेंगे हम लोग। देखिए होता क्या है, फिर देखिए ध्यान से कि आपका जो एसेट्स है वो एसेट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लिखे टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये जो एसेट्स है वो आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक कहलाता है, ध्यान से नोट करेंगे, टैंजिबल एसेट्स। एक कहलाता है टैंजिबल एसेट्स और एक दूसरा कहलाता है इनटैंजिबल assets. There are two types of assets. First one is tangible and next one is intangible. देखिए सर tangible और intangible क्या? तो जो आपके assets हैं, नॉर्मली जो assets होते हैं वो इन फिजिकल फॉर्म, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे आप assets समझते हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, कार। ये सब आपके कैसे एसेट्स हैं? ये सब आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज टैंजिबल एसेट। टैंजिबल का मतलब ये होता है जिसे देखा और छुआ जा सके, वो टैंजिबल एसेट्स होता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी एसेट्स हैं जिसको आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, स्टिल वो आपके एसेट्स होते हैं। उसी में आता है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आपके इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। बट ये वो ऐसे एसेट्स हैं जिसे न देखा जा सके, न छुआ जा सके, दैट इज कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट्स। जैसे एग्जांपल वाइज देखिए यहां ध्यान से, जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये अपनी केएसपी क्लासेस की बिल्डिंग है, ठीक है जी। बताइए ये बिल्डिंग दिख रहा है, हम इसे छू सकते हैं, इट इज इन फिजिकल फॉर्म। तो सबसे पहले ये बताइए ये हमारी एसेट्स है या नहीं है? हाँ सर, दिस इज प्योरली एसेट्स। तो बताइए ये कौन सा एसेट्स हुआ? तो इट इज कॉल्ड टैंजिबल एसेट्स। ठीक उसी तरह से देखिए, ये अपने ऑफिस का फोटो है, ऑफिस में देखिए फर्नीचर दिख रहा है, इसमें टेबल है, चेयर है, आपके पीछे अलमीरा है, ये सब बताइए क्या है? इट इज फर्नीचर। तो ये सब हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, और ये वो एसेट्स हैं जिसको आप सीन भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। और इसलिए बताइए ये कौन से एसेट्स कहलाएंगे? दीज आर टैंजिबल एसेट्स, यानी वो एसेट्स जिसको देखा और छुआ जा सके। क्लियर हो रहा है? फिर आगे बढ़िए, देखिए ये है एक हमारी कार। क्या है ये? कार। बताइए कार एसेट्स में आएगा या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल एसेट्स में आएगा। बताइए क्या इसे देखा और छुआ जा सकता है? यस सर, एब्सोल्युटली। तो आइए जी, ये भी कौन सा एसेट्स होगा? टैंजिबल एसेट्स। तो ये सब मैं रियल अकाउंट्स के एग्जांपल ले रहा हूं। रियल अकाउंट में भी वो एसेट्स में दिखा रहा हूं जिसको देखा और छुआ जा सके, दैट इज टैंजिबल। लेकिन फिर आगे बढ़िए, ये देखिए ये वर्ड है गुडविल। अब देखिए सर, बिल्डिंग की फोटो दिखाई, फर्नीचर का फोटो दिखाया, कार का फोटो दिखाया, गुडविल सर फोटो नहीं आ रहा, वर्ड लिख दिया आपने। हाँ सर, मजबूरी है। व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब इसको देखा ही नहीं जा सकता, तो बताइए मैं इसकी पिक, मैं इसकी फोटो कहां से लूं? तो ये वो एसेट्स है जिसे न देखा जा सके, न छुआ जा सके। इसीलिए बताइए ये एसेट्स है, लेकिन कौन सा एसेट्स? इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है सर, ये एसेट्स न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, इनटैंजिबल, बट है क्या ये गुडविल? तो देखिए ब्रीफली बात बिजनेस कंसर्न की करिए। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है,
जो बहुत पुराने कंसर्न है, उसका 25 साल से दुकान बनी हुई है, दुकान का ऑनर मान लो वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो सोच रहा है कि मैं अब डिसेबल हूं इस दुकान को कंटिन्यू करने के लिए, तो उसका ऑनर ने सोचा कि इस सोप को, इस दुकान को बेच दिया जाए, सोल्ड आउट। तो उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अपनी ज्वेलरी सोप को बेचना चाहता हूं। ठीक है जी, ज्वेलरी शॉप का बिल्कुल कोई मान लो नाम था, रूप ज्वेलर्स, ऐसा एक नाम जिसका बड़ा फेमस था वो नाम पूरे स्टेट में। ठीक है, अब जैसे उसने अनाउंसमेंट की कि हाँ इस ज्वेलरी शॉप बिकने वाला है, तो वहां परचेजर पहुंचने लगे। एक परचेजर, एक खरीदार पहुंचा, उसने कहा कि यार मैं आपके इस सोप को परचेज करना चाहता हूं, आई लाइक टू परचेज योर सोप। ओके चलो मैं भी बेचना चाहता हूं, तो उसकी कीमत लगाई जाए। तो उसकी कीमत जब लगाई गई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो उस दुकान के एक एक आइटम्स को लिया गया, उसकी वैल्यू की गई कि उस दुकान में ज्वेलरी था, उस दुकान में कुछ फर्नीचर्स थे, कुछ अदर आइटम्स थे, तो उसकी वैल्यू की गई कि हाँ ज्वेलरी इस दुकान में मान लो कि 30 लाख रुपीस की है, उसमें कुछ फर्नीचर थे 5 लाख रुपीस के, उसमें कुछ अदर आइटम्स भी थे 3 लाख रुपीस के। तो इस तरह से बताइए टोटल उसके आइटम्स का जितने भी दुकान में सोप थे, उसमें जो वो उसकी वैल्यूएशन थी, उसकी वैल्यूएशन 30 प्लस 5 प्लस 3 यानी 38 लाख हुई। लेकिन उस शॉपकीपर ने, उस दुकानदार ने कहा कि मैं अपने इस सोप को 50 लाख 50 लाख में बेचूंगा। और उस दुकान के एक एक आइटम्स का वैल्यू जोड़ लिया गया, ज्वेलरी का, फर्नीचर का, अदर आइटम्स का, सब मिला के बताओ टोटल कितनी वैल्यू हुई? 38 लाख। लेकिन इसके बावजूद बताइए उस शॉपकीपर ने बोला 50 लाख। परचेजर चौका, उसने कहा कि अरे एक एक आइटम की तो वैल्यूएशन हो गई, सारी की वैल्यू 38 लाख है, व्हाई यू कॉल्ड 50 लाख? आप 50 लाख क्यों बोल रहे हैं? आपको तो 38 लाख में बेचना है। शॉपकीपर ने कहा देखिए भाई मेरी चीज है, मैं अपनी कीमत लगाऊं, मैं अपने सोप को 50 लाख में बेचना चाहता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट, अदरवाइज जयराम जी की। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में भी वो परचेजर 50 लाख रुपीस देने को तैयार हो गया कि ठीक है डन, मैं 50 लाख रुपीस देने को तैयार हूं। व्हाई? जबकि एक एक आइटम की कीमत तो सिर्फ 38 लाख थी। तो दोस्त वो सोप 25 इयर्स ओल्ड है, पूरे शहर में उसका नाम पहचाना हुआ है, मार्केट में हर लोग उसको जानते हैं। और इसलिए बताइए अगर वो सोप परचेजर को मिल जाए तो आज से ही उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी या नहीं? यदि वो आज के दिन में अगर कोई न्यू ज्वेलरी शॉप स्टेबल करता है तो बताइए पहले दिन से ही उसे कोई जानता है? नो, स्टार्टिंग के कई साल उसके स्ट्रगलिंग जा सकते हैं, उसको पहले अपनी पहचान बनानी होगी। लेकिन वहां उसको बनी बनाई पहचान मिल रही है, उसी को बोलते हैं ख्याति, गुडविल। तो उसने जो एक्स्ट्रा 12 लाख रुपीस जो डिमांड करा वो फॉर व्हाट, किस बात के लिए? गुडविल के लिए। जो गुडविल दिखाई तो नहीं दे रहा, दिखाई तो ज्वेलरी दे रहा, फर्नीचर दे रहा, अदर आइटम्स दे रहा है, उसके तो 38 लाख की दीज आर टैंजिबल एसेट्स। लेकिन फिर भी जो 12 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मांग रहा है, बोल रहा है कि हमने अपनी पहचान बनाई है, ख्याति है, मेरी गुडविल है। यानी उस बिजनेस का जो हम लोग कह सकते हैं ऑनर, एक तरह से एक उसका अच्छा मार्केट में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, वही बताइए गुडविल के रूप में, या इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एसेट्स। और ये वो एसेट्स है जो दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोग बताइए इसे किस में लेंगे? इनटैंजिबल एसेट्स में। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक एसेट्स है। एक और देखिए कॉपीराइट, ये भी एक एसेट्स। जैसे सिंपली देखिए हमने आपको बोला कि अकाउंट्स बताइए किस बुक से डिस्कस करना है? तो डीके गोयल। ठीक है जी, मैं डीके गोयल को रेफर कर रहा हूं, आप उसकी बुक परचेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज अच्छी बुक है, इसके कंटेंट्स अच्छे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक खुरापात आ रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि आई हैव अ बुक है मेरे पास प्रिंटर मशीन भी है, फोटोकॉपी मशीन भी है,
मेरे पास टाइपराइटर्स हैं, क्यों ना मैं उस बुक को दे दूं और फटाफट उसकी कॉपी करवा लूं, सारे कंटेंट्स को मैं टाइप करवा लूं और उस बुक पे डीके गोयल का नाम हटाऊं, अपना बुक छाप दूं और छाप के आपको दे दूं कि हाँ सी आनंद मोहन की बुक से पढ़िए। बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नो, आई एम लीगली बाउंडेड, कांट डू दिस। व्हाई? बिकॉज डीके गोयल जी ने ये बुक लिखी और लिखने के बाद इसको गवर्नमेंट के पास कॉपीराइट करवाया। एक तरीके का इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, जो अंडर गवर्नमेंट वो होता है। और इसलिए उसके लिखे गए हर कंटेंट्स पे किसका राइट आ गया? डीके गोयल जी का आ गया। इसलिए लीगली मैं उस बुक को अगर अपना नाम दे दूं तो फिर मैं एक कह सकता हूं कि इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। क्यों? वाई? बिकॉज उन्होंने उसे रजिस्टर्ड करा रखा है। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। सच पूछे उसी राइट को परचेज करता है पब्लिशर, जैसे आर्या पब्लिकेशन उस बुक को प्रिंट कर रहा है, उस बुक की प्रिंटिंग की पूरी खर्च आर्या पब्लिकेशन की होती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक आपका रॉयल्टी जिसे बोलते हैं या एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं डीके गोयल जी को। किस लिए? सिर्फ उस बुक का कॉपीराइट, उस राइट को एक तरीके से खरीदते हैं वो। और इसलिए बताइए कॉपीराइट दिखता नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी बताइए वो कॉपीराइट डीके गोयल के लिए एसेट्स है या नहीं? ठीक इसी तरह से कॉपीराइट अपने आप में एक एसेट्स है, और ये ऐसा एसेट्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम लोग कौन सा एसेट्स बोलेंगे? इंटैंजिबल एसेट्स। समझ आ रहा है? तो कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, न जिसे देखा जा सके न जिसे छुआ जा सके। इट इज कॉल्ड इंटैंजिबल एसेट्स। समझ आ रही है बात? तो आइए आगे बढ़े। देखिए, तो हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स में दो टाइप्स बताया, एक टैंजिबल एसेट्स और दूसरा इंटैंजिबल एसेट्स। दो लाइन लिख लीजिए, यहीं पे लिख लें, लिखिए, यहां पे लिखिए। An assets which has physical form, an assets which has physical form, पोस्ट में लिख लीजिए, दैट इज, आई का मतलब क्या होता है? दैट इज we can be seen and वर्ड यूज कर लें, ज्यादा बेहतर है, seen and touched, comma, is called tangible assets. An assets which has a physical form, that is we can be seen or touched, is called tangible assets. ठीक है जी? ठीक इसी का उल्टा आप चाहे तो इसी के नीचे कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। वैसे मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इसी के नीचे आप लिखेंगे एग्जाम्पल। मैं टैंजिबल का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वही सारे एग्जाम्पल लिख ले, जैसे बिल्डिंग, अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कार अकाउंट। ठीक, कैश को तो जरूर लिख ले क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है, कैश अकाउंट। ये सब बताइए कौन से हो गए? टैंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे साथ साथ। दूसरी तरफ आइए, इनटैंजिबल एसेट्स। बताइए जी, इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या? तो जस्ट रिवर्स लिखें, एन एसेट्स which has no
फिजिकल फॉर्म कोस्ट में, दैट इज वी कैनॉट बी सीन और टच लिखे यहां पे, तो ना आप देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, सीन और टच्ड, कॉमा इज कॉल्ड intangible assets. तो लिखते चले जाएंगे, एंड असेट्स विच हैज नो फिजिकल फॉर्म, दैट इज इट कैनॉट बी सीन और टच्ड, नहीं से देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ये क्या कहलाएगा, इनटैंजिबल एसेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसका एग्जाम्पल, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट, और पेटेंट। पेटेंट भी होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कराया तो उसको पहले अपना राइट आप उस पर लेते हैं, वो पेटेंट होता है। ये सब आगे धीरे धीरे वर्ड यूज होगा, उसमें डिटेल सीखेंगे। तो ये ऐसे एसेट जिसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, तो वो इनटैंजिबल एसेट्स हुआ। ठीक है जी। तो जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, फिजिकल फॉर्म है जिसका, वो टैंजिबल, और जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं वो इनटैंजिबल। बट बताइए ऑल ऑफ दीज क्या है, ये सब रियल अकाउंट है, क्योंकि असेट्स तो है ना, वेदर टैंजिबल और इनटैंजिबल, बट है तो असेट्स, और इसलिए किस अकाउंट में इसको लेंगे आप, इसको लेंगे आप रियल अकाउंट में। तो देखिए दो अकाउंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, कौन कौन। फर्स्ट लिया था हमने पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड था, फिर उसका कुछ बाइफर्गेशन भी देखा। सेकेंड वन रियल अकाउंट जो कि एसेट से रिलेटेड था। आइए अब जरा बात हम थर्ड वन की कर लें, तो आइए लिखें थर्ड वन। बताइए थर्ड क्या नाम था, नॉमिनल अकाउंट। लिखें नॉमिनल अकाउंट, तो इसको हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का, सिर्फ नाम का अकाउंट है ये। इसका भी अगर देखा जाए तो कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इसका मतलब बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, फिजिकल कोई शेप नहीं होता। ये बेसिकली आपके प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करता है, और उसी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और इसलिए जो इसको हम वर्डिंग्स दें तो कुछ ऐसा वर्डिंग्स दे सकते हैं, लिख लें एन अकाउंट which related to expenses या लॉस। देखिए ये सब कॉमर्स के वर्ड हैं। आप कोई पैसे खर्च करते हो तो उसको हम लोग एक्सपेंसेज बोलते हैं। लॉस यानी कुछ हानि हो रही है, लॉस। दोनों अगर देखें तो काफी सिमिलरिटी होती है, पैसे जाते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो उसका दूसरा रूप लॉस भी हो सकता है। तो एक्सपेंसेज और लॉस, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेज और लॉस, और इसी का जस्ट रिवर्स होता है इनकम या प्रॉफिट। एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेज या लॉस, और इनकम और प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकम या प्रॉफिट से है, इसमें पैसे आते हैं तो आपके इनकम या उसी का दूसरा वर्ड प्रॉफिट होता है, इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड हुआ, एक्सपेंसेज या लॉस या प्रॉफिट या इनकम से रिलेटेड अगर अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल से देखिए
रेंट अकाउंट। याद है वर्ड मैंने यूज किया था, लेकिन वहां यूज किया था प्रीपेड रेंट, यहां मैं सिर्फ रेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। सैलरी अकाउंट, फिर ध्यान दीजिएगा वहां मैंने वर्ड यूज किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां सैलरी वर्ड सिर्फ मैं यूज कर रहा हूं। तो ये रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, दीज आर कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट। व्हाई कवर अंडर नॉमिनल अकाउंट? तो देखिए फिर इनका भी कोई फिजिकल शेप नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ने, आपके पास कोई सरप्लस प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है जिसको किराए पे लगा रखा है, रेंट मीन्स किराया। तो आपके पापा ने आपको भेजा कि जाओ बेटा उनसे 10,000 रुपीज जरा रेंट लेके आओ। तो आपके पापा ने आपको भेज दिया कि जाओ बेटा रेंट ले आओ। आप जाते हैं, रेंट का जो 10,000 रुपीज है वो लेकर आते हैं, और घर पहुंचते हैं तो पापा आपसे पूछते हैं बेटा आप रेंट ले आए? आप कहते हो हाँ रेंट ले आए। ठीक है जी, ला बेटा रेंट दे दो। तो आप पापा को वो 10,000 रुपीज देते हैं कि हाँ लीजिए पापा ये रेंट है। पापा कहते हैं ये रेंट क्या है, ये तो पैसा है, रेंट कहां है? आप कहते हो यही तो पापा रेंट है, तो ये तो कैश है। हाँ जी, फिजिकली बताइए वो क्या है? कैश है। वेयर इज रेंट? फिर देखिए बताइए जी, क्या रेंट कुछ अलग से देंगे क्या? तो देखिए लिया और दिया तो कैश जा रहा है, लेकिन रेंट वर्ड बताइए यदि आप रेंट रिसीव करते हैं तो वो प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, वो आपकी इनकम को दर्शा रहा है। उसी तरह से जस्ट रिवर्स अगर आप रेंट देते हैं तो फिर देखिए देंगे तो कैश, लेकिन बताइए कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस को डिनोट करेगा। तो ये इसीलिए सिर्फ इसको नॉमिनल है, क्योंकि ना रेंट दिखाई नहीं देता, सैलरी दिखाई नहीं देती। आप अगर एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो बताइए देंगे तो कैश, लेकिन बोलते सैलरी है। तो सैलरी वर्ड बताइए कहीं ना कहीं आप अगर सैलरी पे करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, और वही सैलरी अगर आप रिसीव्ड करते हैं तो वो आपके इनकम को डिनोट करता है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? नॉमिनल, नाम मात्र का है। क्यों? क्योंकि केवल अगर प्रॉफिट या लॉस या इनकम एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, इसका भी कोई फिजिकल शेप नहीं होता। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इसी तरह से कुछ और अकाउंट लिखे। डिस्काउंट अकाउंट, बताइए जी बहुत डिस्काउंट लेते हैं आप लोग। कपड़े परचेज करने गए हैं, सेल लगी है 50% डिस्काउंट, आप परचेज करके ले आते हैं, 50% डिस्काउंट मिला है। घर में मम्मी कहती है बताओ बताओ कहां डिस्काउंट मिला, जाओ लाओ लाओ तो देखे कैसा डिस्काउंट है। दिखा पाओगे आप? नहीं, अल्टीमेटली वो तो पैसा रिड्यूस हुआ है, डिस्काउंट लेकर नहीं आए। बोल रहे हैं डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, लेकिन बताइए क्या आप डिस्काउंट रिसीव दिखा पाएंगे? तो इसीलिए बताइए कौन सा अकाउंट हो गया? ये सब नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बताइए, फिर देखिए इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते तो बदले में इंटरेस्ट मिलता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। तो इंटरेस्ट फिर देखिए मिलता तो कैसे है, नहीं बोलते इंटरेस्ट है। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। कभी कोई लोन वोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, तो जब आप लोन लेते इंटरेस्ट देते तो कैसे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। तो इन सब का देखिएगा ये सिर्फ नाम के हैं, इसका सिर्फ प्रॉफिट या लॉस दर्शाते हैं, फिजिकल से इनका भी नहीं है। इसीलिए बताइए इसको कहां कवर किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो बताइए नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्लियर? तो देखिए यहां जाके आपके तीनों टाइप्स कंप्लीट होते हैं, और टाइप्स ऑफ अकाउंट यहां कवर होता है आपका। हमने मेनली 3 टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बताइए सिर्फ एक वर्ड में बोल सकते हैं, पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन रियल अकाउंट, रियल असेट से रिलेटेड रियल अकाउंट। एंड थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, लॉस या प्रॉफिट, इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। दैट्स इट। बाकी थोड़ा डिटेल किया कि पर्सनल भी कुछ कैटेगराइज हुआ, रियल के भी जो एसेट्स हैं, या रियल अकाउंट भी बोल देते हैं कुछ लोग, टांजिबल अकाउंट, इनटांजिबल, सॉरी टांजिबल रियल अकाउंट, इनटांजिबल रियल अकाउंट। बेसिकली एसेट्स का बाइफर्केशन होता है। या थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट हमने देखा ही। तो यहां जाके आपके सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो बताइए समझ आ रहा है ये सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट? और फिर देखिए
इसे आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। और अभी अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी डिस्कस नहीं हुआ कि सर किसे करे डेबिट और किसे करे क्रेडिट। तो ये सीखने के लिए कि किसे करे डेबिट किसे करे क्रेडिट हमें जरूरी था जानना टाइप्स ऑफ अकाउंट को, इसलिए आज हमने पूरा फोकस किया टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। नेक्स्ट क्लास अपने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग जवाब लेंगे कि सर किसे करे डेबिट किसे करे क्रेडिट। आज हम लोग यही रुकते हैं। फिर ध्यान रखिए होमवर्क में टू बी रीड आपने सिर्फ अच्छे से पढ़ के आना, आज जो पढ़ा है वो। ठीक है जी, होपली बुक सब बच्चों ने ले लिया होगा, नहीं तो जरूर परचेज कर लेंगे। किसका बुक बताया था मैंने? DK गोयल का। ठीक, क्लास रूटीन भी हमने डाल दिया है आपके उस जो आप बैच देखते हैं उसी में रूटीन दिखता है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है ऐसा रूटीन, तो प्लीज आप लोग वहां रूटीन देखेंगे। और फर्दर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक किसे करे डेबिट किसे करे क्रेडिट। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।